साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे समान अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आवर की। काफी दिनों से 4 PM वाला क्लास डिस्टर्ब है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और कुछ घरेलू समस्याओं के कारण। तो चलिए उसी कड़ी को जो हमने लेकर चला था उसी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। और आज का क्लास में हम लोग क्वेश्चन आवर देखने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ उनको पता होगा कि ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने कृषि चैप्टर और कृषि में क्रांति संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य था वो बताया और पढ़ा हमने। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन आवर लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बात होगी ज्योग्राफी के कृषि से संबंधित चैप्टर की। और कृषि से संबंधित 15 महत्वपूर्ण सवाल, और ऐसे सवाल जो यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीएससी में, एमपीपीएससी में सब जगह पूछा जाता है, पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आप क्वेश्चन के प्रारूप को समझिए और एक एक क्वेश्चन पर गहराई से, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, कैसे हमें तैयारी करनी है, किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को ध्यान रखना है। इसी को हम लोग एक गाइडलाइन के तौर पर, मार्गदर्शन के तौर पर, कि कैसे हम अपना तैयारी को आगे ले जाएं, उसी के लिए हमने क्वेश्चन आवर शुरू किया। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन आवर की बारी है 10 के दम के रूप में। तो 10 का दम है लेकिन 15 क्वेश्चन है। तो कहते हैं कि दिल मांगे मोर, 10 के दम में 15 क्वेश्चन मिल रहा है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, तो इसका पूरा भरपूर लाभ उठाएं। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी लोगों को अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, तो तैयार हो जाइए, रेडी होइए। बहुत लोग, आपको पता होगा बहुत कुछ, और बहुत कुछ हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आवर ज्योग्राफी का जो चैप्टर कंप्लीट हुआ उससे आगे। पहला सवाल है कि केंद्र सरकार ने कब तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कृषि से, करंट से, इकोनॉमिक्स से, सब कुछ से जोड़कर वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो भी चीजें चल रही है कृषि को ध्यान में रख करके उससे जोड़ करके सवाल पूछा गया। और ऐसे ही सवाल आपको कमीशन में पूछा जाएगा। रहेगा ज्योग्राफी, लेकिन वो करंट से भी जोड़कर पूछेगा, आर्थिक जगत से, इकोनॉमिक्स से भी जोड़कर पूछेगा। तो ऐसे सवाल पर ज्यादा फोकस करना है। तो यहां पर कह रहा कि केंद्र सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। 2020, 2022, 2025, 2030, कब तक हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे, ऐसा केंद्र सरकार काम कर रही है अपने लक्ष्य को साध करके। तो आंसर जो है ये 2022 है, ये ध्यान रखना। तो 2022 बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 20 चल रहा है और 2 साल में गवर्नमेंट या सरकार का पूरा प्रयास है कि हम किसानों की जो आमदनी उसको दुगना कर दें, ताकि उनका जीवन स्तर अच्छा हो जाए, उनकी इकोनॉमी अच्छी हो जाए और वो एक अच्छा जीवन जी सकें। तो आमदनी अच्छी होती है तो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, अपने बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वो सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि भारत का किसान और कृषि हमेशा दीनहीन और गरीब अवस्था में देखा जाता है, किसान मतलब गरीब, और इसी कॉन्सेप्ट को बदलना चाहते हैं सरकार। तो ये करने के लिए 2022 तक लक्ष्य सरकार का कि हम दुगना कर दें। और इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष जो चल रहा है उसमें वित्त मंत्री ने 2.83 लाख करोड़ रुपए इस सेक्टर पर खर्च करने का प्रावधान रखा है। कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई के साधन, इन सबको सुविधा देने के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, ताकि हम 2022 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो ज्यादातर योजनाएं जो अभी आएगी, आपको ध्यान रखना, जो भी योजना अभी पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर का जो टारगेट ईयर है वो 2022 ही है। तो अगर याद ना हो और लगे कि हमको कुछ नहीं पता है, तो आप अभी फिलहाल के एग्जाम में 2022 को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार 2022 में बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रही है। क्योंकि पता होगा कि 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, और 75 साल पूरे होने की वजह से यह ध्यान रखना है कि 2022 एक बड़ा ईयर होगा भारत के लिए, और इसलिए 2022 तक को ध्यान में रख करके सरकार काम कर रही है। तो ध्यान देना है। आगे चलें तो दूसरा सवाल कि भारत में कृषि कार्य किस रूप में होता है। तो भारत में जो कृषि कार्य किसान करते हैं वो किस रूप में किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जीविकोपार्जन के रूप में, एक उद्योग के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में, या सभी। क्या आंसर होगा? तो हमने कृषि का बहुत सारा फॉर्मेट बताया आपको कि भारत में कृषि का क्या क्या स्वरूप है और किस कृषि को किस रूप में देखते हैं। तो यहां जो ऑप्शन है कि भारत में कृषि कार्य जो कर रहे हैं किसान, जो भी कृषि से जुड़े हुए हैं, उनका उद्देश्य क्या है,
कि वो जीविकोपार्जन के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, व्यवसाय के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो बहुत सिंपल सवाल है साथियों, लेकिन आपको बता दें कि ये सवाल यूपीएससी में 2008 में पूछा गया है, आईएएस का क्वेश्चन है और हम इसलिए लाए हैं कि आपको ध्यान रखना है कि कितना सिंपल सवाल है जो पूछा जाता है। और हम बताए हैं आपको क्लास में, जब क्लास चल रहा था तो हमने कहा था कि भारत में एक कृषि का फॉर्मेट है जिसको जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है, लाइफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब भारत में जो कृषि कार्य हो रहा है, ना तो उद्योग है, ना तो व्यवसाय है और ना ही कोई और फॉर्मेट है। यहाँ एक ही उद्देश्य है किसान का कि हम उत्पादन करेंगे तो हमको पेट भरने के लिए रोटी चावल मिलेगा और इसी रूप में करते हैं। और जब काम जीवन के लिए, रोजी रोटी के लिए किया जाए तो उसको जीविकोपार्जन कहा जाता है। तो जीविका चलाने के लिए भारत में किसान कृषि करते हैं। यहाँ नए उद्योग है, ये न इससे पैसे मिलते हैं किसान को, न किसान की आर्थिक स्थिति सुधरती है, लेकिन 2 वक्त का भोजन मिल जाता है, उससे उनका जीवन चलता रहता है। तो ये ध्यान रखना है। मतलब आपका जो आंसर है दूसरा का ए, जीविकोपार्जन का। आगे चलें तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया। भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है? एग्रीकल्चर रीजन या जोन कहते हैं इसको। तो एग्रो इकोनॉमिकल रीजन कहां पर और किस किस सेक्टर में? संख्या है 20, 40, 60 और 50। कितनी संख्या में भारत के कृषि क्षेत्र को इकोलॉजिकली बांटा गया अलग अलग रूप में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पूछा गया है। तो कृषि जो करते हैं किसान या हम लोग कोई भी काम करते हैं तो देखते हैं कि हर क्षेत्र में अलग अलग कृषि होती है। कहीं धान हो रहा है, कहीं गेहूं हो रहा है, कहीं मक्का हो रहा है, कहीं कपास हो रहा है, कहीं गन्ना हो रहा है, कहीं फल उपजाया जा रहा है, कहीं तंबाकू उपजाया जा रहा है, कहीं आलू उपजाया। तो जहां पर जो क्लाइमेट है, जो भौगोलिक दशाएं हैं, वहां का टेम्परेचर, वहां का ह्यूमिडिटी, वहां का ज्योग्राफिकल कंडीशन, कितना वर्षा पड़ता है, ये सब को आधार मान करके जोन का बंटवारा होता है कि कौन सा जोन किस कृषि के लायक है। और एक काम नेशनल सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना है कि काम जो करता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण के द्वारा ये किया जाता है काम बंटवारे का। और बंटवारा जो किया गया 2 सेक्टर में कि कृषि क्षेत्रों को जो बांटा गया मुख्य रूप से वो 20 भाग में, ये ध्यान रखना है। कितने भाग में? 20 भाग में। तो ये मेन जोन है, जबकि इसके छोटे छोटे क्षेत्र में जब बांटते हैं तो इसके छोटे छोटे कुल मिलाकर के 60 जोन होते हैं। लेकिन आपको मुख्य जोन पूछा गया है, क्षेत्र कितना है, तो ये क्षेत्र में पूछेगा तो 20 और उप क्षेत्र पूछेगा तो 60। तो ये ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया पहले भी। और हम कह रहे हैं कि ऐसा क्लास में हम नहीं बताए हैं, ना ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इसलिए लाया गया कि ताकि आपको इन जनरल अवेयरनेस की बातों को, कृषि तो अलग सेक्टर है, वो पढ़ते हैं जो ट्रेडिशनली, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि कुछ जनरल अवेयरनेस की जो बातें होती है उसके आधार पर भी सवाल पूछा जाता है। और इस रूप में भारत का जो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है उसको नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे 20 क्षेत्रों में, जबकि उप क्षेत्र में बांटे तो 60 उप क्षेत्रों में बांट करके रखा है ज्योग्राफिकली कंडीशन के आधार पर। तो ध्यान रखना है, आपके लिए जो पूछा गया था तो ये ध्यान रखना है कि 20 सेक्टर में बांटा गया है। आगे चलें तो चौथा जो सवाल है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी है जिसने भारत में हरित क्रांति को फैलाया और हरित क्रांति का एक मार्ग प्रशस्त किया। तो कब हुआ इसके बारे में पूछा गया। ईयर है 1958, 1960, 1967, 1968। तो कब हुआ? तो आंसर जो है 1960 है, ध्यान रखना। 1960 में यूपीएयू, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1960 में। बाद में वो बंटवारा हुआ यूपी का, अब वो उत्तराखंड हो गया, जिसको हम लोग पंतनगर विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। और आज उसको गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 4-5 सवाल है यहां से, और ये भी पूछा गया है पीसीएस के सवाल में, जो कमीशन में बैठते हैं यूपीएससी बीपीएससी, उसमें ये भी सवाल पूछा गया। तो पहला जो कृषि विश्वविद्यालय बना वो उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको एस्टैब्लिश किया।
आगे चल करके पंत नगर विश्वविद्यालय और वर्तमान में इसको गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और इसी विश्वविद्यालय में 1967 में पहली बार हरित क्रांति का काम शुरू किया एमएस स्वामीनाथन ने, और धीरे धीरे वो हरित क्रांति पूरे देश में फैल गई। तो ये ध्यान रखना है कि पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन था भारत का, तो उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो उस समय उत्तर प्रदेश, आज पूछेगा तो उत्तराखंड, आज राज्य बटा यूपी अब 2 भाग में, तो उत्तराखंड में अभी है। और ईयर है 1960, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसका गठन हुआ था। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो 5वां बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी करंट से जोड़ करके कि भारत में संविदा कृषि में अग्रणी राज्य कौन है। संविदा कृषि का अग्रणी राज्य बहुत इंपॉर्टेंट, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक नया फॉर्मेट आया है कृषि का। कह रहा है कौन ऐसा राज्य है जो ये काम सबसे ज्यादा कर रहा है वर्तमान में। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कौन ऐसा राज्य है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहा है। तो आज बिहार में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो पूरा फुल क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी में, पूछ देगा कि बिहार में संविदा कृषि के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का विवेचना करें, तो पूरा पूछेगा, पूछा है कई बार, आगे भी पूछेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नया फॉर्मेट है कृषि सेक्टर में आगे जाने का। होता क्या कि किसान अभी तक अपने मर्जी से कृषि कार्य करते थे, जो मनाया वो अपने खेतों में लगाया, लेकिन अब ऐसा नहीं, समय बदल गया है। अब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कृषि सेक्टर से उद्योग को जोड़कर काम कर रहे हैं, तो वो लोग आते हैं, किसानों से मिलते हैं और वो कहते हैं कि आपका इतना लैंड है, 2 बीघे जमीन है, तो इस 2 बीघे पर आप अपने मन से कृषि मत कीजिए, मेरे मन से कीजिए, और उसके बदले हम आपको पैसा पे करेंगे। मान लीजिए एक खेत है, तो इस खेत में आप सिर्फ आम की खेती कीजिए, और उस आम की खेती के प्रोडक्शन के लिए वो पहले से कंपनी आपको पैसे दे देती है किसान को। अब किसान उत्पादन करते हैं और उस उत्पाद को वो उद्योगपति खरीद कर ले जाता है वहां से, जिसके लिए पहले से अग्रिम पेमेंट मिलता है किसानों को। जैसे मुजफ्फरपुर में लीची होता है, तो लीची का जैसे ही फूल लगता है, जिसको मांजर कहते हैं, वैसे ही मुंबई से, दिल्ली से, जब जगह से उद्योगपति आते हैं लीची खरीदने वाले, और बागीचा ही खरीद लेते हैं कि अब इस लीची पर आपका अधिकार नहीं है, पैसे दे दिया, अब वो लीची का बागान पूरा उसका हो गया, और वो अपने हिसाब से काम करेगा, अपना केयर टेकर रखेगा, अपना उसका सिंचाई करेगा, अपना कृषि करेगा, किसान को अब मतलब नहीं रहा उससे। तो ये ध्यान रखना, ऐसी कृषि करने वाला प्रथम राज्य भारत का कौन, तो जो राज्य कृषि में जितना डेवलप होगा वही ऐसा करेगा। तो यहां ध्यान रखना है कि इस स्थिति में जो पहला राज्य है वो कौन है, पंजाब है। तो पंजाब में सबसे ज्यादा संविदा कृषि पर काम हो रहा है। बिहार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे। कारण क्या है कि बिहार में कम है, क्योंकि बिहार के पास उतने लैंड नहीं है, छोटे छोटे खेत हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए बिहार सरकार चकबंदी व्यवस्था लाना चाहती है। तो ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सबसे अव्वल राज्य जो है वो भारत का पंजाब है, और पंजाब ही कृषि में सबसे डेवलप या विकसित राज्य भी है भारत का। आगे चलें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि हरित क्रांति के जनक किस देश के थे, ऐसा सवाल बीपीएससी में खूब पूछा जाता है। अब जनक का नाम नहीं पूछता है, वो जनक कहां के थे, किस देश के रहने वाले थे, ये ज्यादा पूछता। बायोलॉजी में सवाल पूछा था बीपीएससी में, पहले पूछता था कि पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया, तो सबको याद कर लिया सबने कि क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। पूछा इस बार कि पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर किस देश का था, तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन वही है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रहा है, इसलिए कि आप थोड़ा गहराई से पढ़े। तो हम सब जानते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन, तो भारत के रहने वाले, अमेरिका के रहने वाले, मैक्सिको के रहने वाले, चीन के रहने वाले। किसने हरित क्रांति लाया था, किसको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोग सबको पता है कि एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक मानते हैं, लेकिन वो कहां, भारत के लिए। तो भारत के लिए नहीं, यहां हरित क्रांति की बात है। हरित क्रांति मतलब विश्व के लिए, और विश्व के लिए जो हरित क्रांति लाया उसके बारे में बताया था क्लास में कि नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया, और नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिनका जन्म 25 मार्च 1914 को हुआ था, और हुआ कहां, अमेरिका में। तो अमेरिका के रहने वाले थे, लेकिन सारा काम मैक्सिको में किया, इसलिए एग्जाम में पूछता है। तो मैक्सिको के बारे में सबको पता कि मैक्सिको के हैं, लेकिन मैक्सिको जन्म स्थान नहीं था, जन्म स्थान अमेरिका था, कार्य मैक्सिको में किया सारा। तो जन्म स्थान होता है वही उनका नेटिव प्लेस होता है, तो कहां के रहने वाले, अमेरिका के रहने वाले। तो ध्यान रखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, और रहने वाले कहां के, अमेरिका के, लेकिन उनका कार्य सारा ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया,
वो सब मैक्सिको में किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। और ये बता दें कि ये भी यूपीपीएससी में पूछा गया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हम बहुत सारे सवाल इसमें प्रीवियस ईयर से लाए, वही कमीशन का सवाल लेकर आए आपके लिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आप आत्मविश्वास से भरे रहें और आपको लगे कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सटीक पढ़ रहे हैं और हम बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं बीपीएससी। कुछ नहीं है, जितना मेहनत हम एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में करते हैं उससे आधा एनर्जी लगा देंगे तो बीपीएससी क्रैक कर जाएंगे आप आसानी से। लड़कियों के लिए तो गोल्डन चांस है, गर्ल्स को तो पूरा फोकस करना चाहिए बीपीएससी पर और बिहार के अन्य एग्जाम पर, दरोगा, सचिवालय, जो बिल्कुल आपके हैंड में है, आपके कैपेसिटी में है, आसानी से कर सकते हैं। आगे चलें तो कहता है गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए कौन सी स्थिति अच्छी है? गेहूं के उत्पादन के लिए मध्यम तापमान मध्यम वर्षा, उच्च तापमान भारी वर्षा, उच्च तापमान मध्यम वर्षा, निम्न तापमान निम्न वर्षा, कौन से कंडीशन में गेहूं का उत्पादन सबसे अच्छा होगा? तो गेहूं एक रबी फसल, हमने बताया आपको, और रबी फसल का कार्यकाल अक्टूबर नवंबर में लगाना और मार्च अप्रैल में कटाई कर लेना। तो सीजन तो देख रहे हैं, मौसम आ गया है यही, अभी रबी लगेगा, गेहूं का सीजन है, गेहूं लगेगा। अभी अक्टूबर बीत रहा है, नवंबर शुरू होने वाला, अभी लगेगा गेहूं का। तो अभी क्या मौसम है? तो मौसम में ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडा है, मतलब मीडियम रेंज है। तो मीडियम मतलब तापमान मध्यम चाहिए और वर्षा भी ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा पानी दे देंगे गेहूं को तो गेहूं का प्लांट खराब हो जाएगा, लेकिन पानी चाहिए भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ड्राई चाहिए। एक दो वाटरिंग, एक दो सिंचाई तो चाहिए ही चाहिए। गेहूं लगा देते हैं और किसान जब पौधा थोड़ा डेवलप होता है और कभी बूंदाबांदी हो जाता है तो किसान बिल्कुल खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो एकदम गेहूं के लिए जीवनदानी होगा, संजीवनी का काम करेगा, मेरा उत्पादन बढ़ जाएगा। तो थोड़ा बहुत वर्षा मतलब हल्का फुल्का वर्षा भी चाहिए। तो हल्का फुल्का वर्षा के रूप में मध्यम वर्षा, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। और अगर एक रेट देखें तो गेहूं उत्पादन के लिए टेम्परेचर 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री और वर्षा 80 सेंटीमीटर चाहिए। और ये दोनों रेंज मध्यम टेम्परेचर और मध्यम वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो गेहूं का फसल मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा में सबसे उपयुक्त होता है और इसमें उत्पादन आपको सबसे अधिक मिल सकता है। आगे चलें तो 8वां सवाल, इनमें कौन खरीफ फसल नहीं है? फिर सवाल आया और ऐसे सवाल भी बार बार पूछे जाएंगे एग्जाम। तो खरीफ फसल कौन है? कपास है, मूंगफली है, सोयाबीन है, चना है, कौन है? अभी बताया हमने खरीफ और रबी के बारे में। तो रबी का बताया कि अक्टूबर नवंबर में लगाना है, मार्च अप्रैल में काट लेना है। लेकिन जब खरीफ की बारी आती है तो खरीफ जून जुलाई में लगता है और उसको अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। जैसे अभी धान लगा हुआ है, धान अभी कटने का सीजन है, तक पक कर तैयार है, तो वो खरीफ है। तो खरीफ बारिश में होने वाला, तो बारिश में होने वाला आपको याद ना हो लेकिन ये तो याद है, इसमें कौन है? कपास है, मूंगफली है, सोयाबीन है, चना है। तो चना का सीजन कब होता है? जाड़े में होता है। और जाड़ा में जो भी फसल लगेगा वो सब खरीफ नहीं होगा, रब्बी होगा। तो यहाँ खरीफ नहीं है ये पूछ रहा है, तो खरीफ नहीं है मतलब रब्बी है। तो रब्बी कौन है? इसमें चना है, ये भी लगता है बारिश के दिन में, ये भी लगता है बारिश के दिन में। कपास तो बारिश के दिन में ही लगता है और सबसे मुख्य खरीफ फसल धान होता है जो बारिश में लगता है। तो आंसर क्या हो गया? चना, जो दलहन फसल है। चना, मूंग, चना, गेहूं, मटर, मसूर, ये सब क्या है? रबी फसल के अंतर्गत। अब आगे चले तो 9वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि भारत का दूसरा महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार पूछा जाता है। पहला भी पूछता है और आजकल दूसरा पूछ रहा है। ऑप्शन जो है वो है गेहूं, मक्का, धान, गन्ना। कौन है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल? तो महत्वपूर्ण खाद्य फसल का मतलब क्या कि वैसा फसल जिसको हम लोग भोजन में इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए, एक फूड प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ खाने के लिए गेहूं का भी उपयोग होता है, मक्का का भी होता है, धान का भी, गन्ना का भी होता है। तो मुख्य फसल का मतलब होता है जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा हो, जिसको लोग ज्यादा खाएं, और दूसरा कि जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर उत्पादित किया जाए। कृषिगत भूमि है तो ज्यादा लैंड पर किसका उत्पादन हो रहा? तो ध्यान रखना है कि इस मामले में जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा उत्पादन का कार्य या कृषि का धान का होता है भारत में। तो धान पहला नंबर पर है और धान के बाद नंबर आता है किसका? गेहूं का। तो दूसरा पूछा है तो आंसर क्या होगा? दूसरा। लेकिन पहला और दूसरा दोनों को याद रखना। पहला पूछता तो धान होता और अगर पहला नहीं पूछा तो क्या है? गेहूं है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें इसको, ताकि क्वेश्चन आवर में आपको भी मजा आए, हमको भी मजा आए
और मार्क्स देख करके लगे कि नहीं, हम इतने भीड़ में हम बहुत अच्छे पोजीशन में हैं और मेरी तैयारी सही दिशा में चल रही है। आगे चलें तो 10वां सवाल कि इनमें किसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। व्हाइट गोल्ड कई बार पूछा गया है और व्हाइट गोल्ड कई जगह से रिलेटेड है, इसलिए सवाल पूछता है। ऑप्शन है कपास, मखाना, सिंघाड़ा, कोई नहीं। किसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं? तो व्हाइट गोल्ड मतलब श्वेत सोना। श्वेत सोना कहने का मतलब जिसका कलर श्वेत होना चाहिए और वैल्यू गोल्ड के जैसा होना चाहिए। जैसे सोना का बाजार में डिमांड होता है वैसे ही सोना जैसा होना चाहिए, तो सफेद दिखे और सोना जैसा उसका आर्थिक महत्व हो, ऐसा। तो दो चीज को व्हाइट गोल्ड में याद रखना है। एक तो इसमें जो ऑप्शन है वो कपास है, सूती रुई से बनता है, रुई सफेद होता है और उस रुई के कॉटन वस्त्र वर्ल्ड में बहुत डिमांडेड है, बहुत वस्त्र में डिमांड होता है, उसका आर्थिक रूप से बहुत बड़ा व्यापार होता है सूती वस्त्र का, इसलिए उसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं। और एक व्हाइट गोल्ड होता है वो धातु होता है जिसको प्लैटिनम कहा जाता है। ये दोनों को ध्यान रखना है, अगर धातु पूछता तो प्लैटिनम होता। जैसे सोना पहनते हैं लोग ज्वेलरी के रूप में, लेकिन सोना के सब्स्टिट्यूट के रूप में अब प्लैटिनम का इस्तेमाल हो रहा है। हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी सब अब गोल्ड नहीं पहनते, वो प्लैटिनम ज्वेलरी पहनते हैं। तो प्लैटिनम का कलर सफेद होता है, वो पीला नहीं होता, लेकिन सोना का जगह ले रहा है वो, इसलिए धातु के रूप में प्लैटिनम को व्हाइट गोल्ड का एक दर्जा दिया गया। तो व्हाइट गोल्ड दुकान में जाएंगे ज्वेलरी के तो पूछेगा गोल्ड लेना है कि व्हाइट गोल्ड लेना है, तो देख लेगा आपका कीमत, गाड़ी वाड़ी से उतरेंगे बड़ा हाई फाई तो कहेगा लगता है गोल्ड नहीं व्हाइट गोल्ड लेंगे आप, क्योंकि सोना से ज्यादा महंगा होता है प्लैटिनम। तो प्लैटिनम ज्वेलरी नॉर्मली लोग छोटे आदमी नहीं खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं जो बहुत करोड़पति वगैरह होता है वो सब ज्वेलरी पहनते हैं प्लैटिनम के। तो ध्यान रखना है कि प्लैटिनम भी व्हाइट गोल्ड है और कपास भी व्हाइट गोल्ड है। आगे चलें तो 11 नंबर सवाल कि ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है। ये तो बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर उठाकर देखें और जब भी देखें कमीशन का क्वेश्चन देखें, बीपीएससी का, यूपीएससी का, ये सब सवाल उठाकर देखें कि क्या ये सवाल पूछा है कि नहीं पूछा है, कि सर ऐसे ही रोशन सर झूठ बोल देते हैं क्लास में। तो देखिए, पढ़िए और उसके हिसाब से जज कीजिए। तो ध्यान रखना है कि ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? धनिया से, भिंडी से, चाय से, बागवानी से। तो क्रांति किसके लिए? क्रांति उत्पादन में वृद्धि के लिए, और जिस उत्पादन में वृद्धि होती है उसी हिसाब से क्रांति की नाम हो जाती है। तो यहां धनिया के लिए कोई क्रांति अभी नहीं हुआ है, भिंडी के लिए क्रांति हुआ है, और भिंडी की क्रांति को पराभीनी क्रांति कहा जाता है, ये याद रखना है। चाय के उत्पादन के लिए ही आया था ग्रीन गोल्ड क्रांति। तो चाय उत्पादन बढ़े, भारत चाय उत्पादन में बहुत आगे चला जाए, ऐसा भी भारत चाय उत्पादन बहुत करता है, बहुत निर्यात भी करता है चाय का, लेकिन और उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन शुरू किया जो चाय उत्पादन से ही संबंधित है। बागवानी जो फूल फल लगाते हैं हम लोग, गार्डनिंग करते हैं, उसके लिए भी क्रांति की गई, और वो क्रांति जो किया गया इसको कहते हैं गोल्ड रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो सुनहरी क्रांति बागवानी से, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय से, पराभीनी क्रांति भिंडी से। तो ये ध्यान रखना है, सब पूछेगा। आगे चलें तो 12वां सवाल कि राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहां है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रबर, प्राकृतिक रबर और कृत्रिम रबर सब पढ़े हम केमिस्ट्री में। ऑप्शन है मैसूर, चिकमंगलुरु, कोट्टायम, चेन्नई। कहां? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। तो आंसर जो है इसका ये कोट्टायम है, ये ध्यान रखना है। तो रबर का उत्पादन, रबर बहुत उपयोगी प्रोडक्ट है जिससे टायर बनता है, पहिया बनता है, चप्पल बनता है, पेंसिल का जो लिखते हैं उसके मिटावनों के लिए रबर की जरूरत पड़ती है, और रबर पौधे से प्राप्त होता है। हमने पढ़ा है डिटेल में केमिस्ट्री में, जो नहीं देखे हैं वो वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देखें। तो यहां 4 जगह है, मैसूर, चिकमंगलुरु, कोट्टायम और चेन्नई। चारों साउथ का जगह है, चारों दक्षिण का भारत का जगह है। मैसूर कर्नाटक में है, और मैसूर में राष्ट्रीय सिल्क अनुसंधान केंद्र है। रेशम की साड़ियां जो बनती है वो यही सबसे ज्यादा फेमस होता है। दुकान में जाएंगे आप साड़ी खरीदने, कहेंगे रेशमी साड़ी दिखाइए, तो दुकानदार बोलेगा कि ये मैसूर का सिल्क है। और ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको अनुसंधान केंद्र पूछे, आपको याद ना हो कि हम कहां लगाएं, तो उसके उत्पादन पर जरूर ध्यान दें कि जिसके बारे में पूछा गया उसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है। तो जिस राज्य में जिसका उत्पादन सबसे अधिक होगा, अनुसंधान केंद्र उसी राज्य में होगा। अब रबर बिहार में उत्पादन है तो बिहार में अनुसंधान क्यों करेगा रबर का?
तो बिहार में अनुसंधान करना होगा तो चावल पर, गेहूं पर, आलू पर अनुसंधान होता है, क्योंकि बिहार में ये सब ज्यादा उत्पादन होता है। चाय का उत्पादन करना है तो चाय का अनुसंधान करना तो आसाम जाना पड़ेगा। चाय का रिसर्च सेंटर दिल्ली में कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि वहां चाय नहीं होता है, चाय आसाम में होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो मैसूर में चूंकि रेशम कर्नाटक सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो रेशम का मैसूर में। चिकमंगलुरु भी कर्नाटक में है, और कर्नाटक में रेशम के साथ साथ कॉफी का बहुत उत्पादन होता है, और कॉफी के उत्पादन के लिए कॉफी अनुसंधान केंद्र है चिकमंगलुरु में। और जबकि केरल में कोटायम है, और केरल में ही सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन भारत करता है। तो केरल सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन करता है, इसलिए केरल के एक शहर कोटायम में रबर अनुसंधान केंद्र सरकार ने स्थापित किया। और चेन्नई चमड़ा इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। लेदर इंडस्ट्री जो है वो चेन्नई में बहुत ज्यादा, तमिलनाडु में। तो चमड़ा के शोध करने के लिए चेन्नई में चमड़ा रिसर्च सेंटर। तो चमड़ा पूछता तो चेन्नई, रबर पूछा तो कोटायम, अगर कॉफी पूछता तो चिकमंगलुरु, और रेशम पूछता तो मैसूर। अब आगे चले तो 13वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसा सवाल पूछा गया है बार बार, करा लौंग की सर्वाधिक खेती करने वाला राज्य कौन है। तो लौंग क्या है, किस रूप में इस्तेमाल होता है, आपको पता होना चाहिए। लौंग एक कली होता है प्लांट का। यह भी पूछा है कि लौंग प्लांट का कौन सा पार्ट है। तो लौंग फूल खिलने से पहले कली होती है, जिसको सुखा करके लौंग हम लोग प्राप्त करते हैं। और लौंग एक मसाला का प्रोडक्ट है, स्पाइस है, इलायची, लौंग, ये सब। और मसाले की खेती में कौन राज्य आगे आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कौन मसाला की खेती ज्यादा करता है। तो मसाला का बागीचा कहा जाता है केरल को, यह ध्यान रखना। और इसलिए लौंग की खेती भी सबसे अधिक केरल ही करता है। पिछली बार पूछा था बीपीएससी में कि केसर की खेती सर्वाधिक कहां होती है, तो ये ऐसा ही सवाल पूछेगा बार बार। तो ध्यान रखना है कि लौंग के बारे में पूछा है तो लौंग, इलायची, ये सब मसाला है जो केरल, आपको पता होगा कि पहली बार जो आया था वास्को डी गामा, तो यहीं आया था मसाला लेने के लिए भारत, और मसाला लेकर गया तो वहां बहुत कीमत मिली थी। तो केरल के तट पर ही पहुंचा था। कौन तट, तो कालीकट। जमुरी ने उसका स्वागत किया, और उसके द्वारा उसको मसाला बहुत सारा प्राप्त हुआ। तो मसाला के लिए बहुत पहले से फेमस है। तो मसाले का बागीचा है केरल। और मसालों की रानी कौन, तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इलायची भी केरल में ही ज्यादा उत्पादन होता है। आगे चलें तो 14वां सवाल कि जैव तकनीक के विकास से संबंधित क्रांति है। जैव तकनीक के विकास, बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी हम चर्चा की है जब क्लास चल रहा था। और सब इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या जैव तकनीक के विकास से संबंधित क्रांति है हरित क्रांति, बादामी क्रांति, कृष्ण क्रांति, कोई नहीं। कौन क्रांति जैव तकनीक से संबंधित है। तो हरित क्रांति पूछ दे किससे संबंधित, तो हरित क्रांति हमने भी पढ़ा कि गेहूं के उत्पादन, खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो ये तो फूड प्रोडक्ट के लिए है। यहां पूछ रहा है जैव तकनीक के लिए। बादामी क्रांति किसके लिए, बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो जो मसाला उत्पादन था उसको बढ़ाएंगे तो बादामी क्रांति। कृष्ण क्रांति ये भी पूछा बीपीएससी में, कृष्ण क्रांति किसके लिए, तो कृष्ण क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन, पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इसका उत्पादन हम ज्यादा करें, इसके लिए कृष्ण क्रांति। और कोई नहीं तो है नहीं, तो आंसर जो है इसमें कोई नहीं होगा, यह ध्यान रखना। क्योंकि हम बताए थे जैव तकनीक के बारे में कि जैव तकनीक लाया गया किसके लिए, तो एक क्रांति लाई गई थी या लाई गई है जिसका नाम है सदा हरित क्रांति। और सदा हरित क्रांति को एवर ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया था। और एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अब सदा हरित क्रांति की जरूरत है भारत में, और जिसमें केमिकल्स को छोड़ करके, जितने भी उर्वरक, पेस्टिसाइड हम लोग खाद प्रयोग करें उसको छोड़ करके सभी चीज जैविक उत्पादन हो, जैविक चीजों का उपयोग करके हम उत्पादन ले सकें। तो ऐसी क्रांति का ही नाम रखा गया सदा हरित क्रांति। तो जैव तकनीक से रिलेटेड क्रांति सदा हरित क्रांति। अब लास्ट सवाल जो है 15वां सवाल, एनडीडीबी का गठन कब हुआ था। ये हमने कृषि में पढ़ाया था 1956, 1970, 1965, 1981। कब हुआ था एनडीडीबी का गठन, तो एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो हमने पढ़ा था कि एनडीडीबी का गठन लाल बहादुर शास्त्री ने किया था अपने कार्यकाल में, और किया था 1965 में। और इसी के दौर पर
1970 में भारत में श्वेत क्रांति शुरुआत किया गया और दूध उत्पादन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। तो एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, 1965 में बना, 70 में क्रांति शुरू हुआ और 3 फेज में चला, जिसके पहले अध्यक्ष जो बने थे एमएस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। और वर्गीज कुरियन लगातार 33 साल तक एनडीडीबी के अध्यक्ष रहे, 65 से लेकर 98 तक, एक बहुत लंबा कार्यकाल। और वर्गीज कुरियन की देन है कि आज भारत में दूध की नदियां बह रही है, दूध का प्रोडक्ट इतना है कि दुनिया में इतना दूध का उत्पादन कहीं नहीं होता है। तो इस रूप में आपको ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है। इसमें हम 15 सवाल में 7 से 8 सवाल जो है ये कमीशन लेवल में पूछा गया है, सेम टू सेम सवाल है। कोई यूपीएससी में, कोई बीपीएससी में, कोई राजस्थान में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई यूपी में। तो क्वेश्चन का लेवल आप देखकर बहुत ज्यादा नहीं है, 16 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना सवाल है। तो इस रूप में आप अपने आप को जज करें, खुद अपने अंदर विश्वास रखें। पत्थर सब पत्थर ही होता है और सब पत्थर के अंदर मूर्त बनने की क्षमता होती है। एक पत्थर को तराश देते हैं तो अंदर का खूबसूरती बाहर आ जाता है, वो मूर्ति दिखने लगता है। और ऐसे रोड पर पत्थर फेंका हुआ हो तो नॉर्मल उसको लोग पत्थर ही समझते, और उसी को जब कढ़ाई कर देंगे, तराशेंगे, तो वो मूर्ति फिर मंदिर में, घरों में रखा जाएगा। पत्थर वही था, कुछ नहीं था, कुछ उसमें अलग चीज नहीं था। तराशा तो वो रोड पर से आ गया, आपके पूजा घर में पहुंच गया। और यही हमारे साथ भी है कि हर के अंदर क्षमता है, उसको तराश करके बाहर निकालने की जरूरत है। खुद को पहचाने, अपनी क्षमता को पहचाने और अपने आप को कभी भी कम आंकने का प्रयास न करें कि हम लेवल में कम है, हमारा क्षमता नहीं है, हमारी प्रतिभा नहीं है। ऐसा नहीं है, सब में प्रतिभा है, बस उसको पहचान करके उस दिशा में काम करने की जरूरत है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे। आगे क्लास कंटिन्यू चलेगा, बीच में रेगुलर हो गया है, उसको ध्यान रखें और उसके हिसाब से काम करें। तो बोलिए सब मिलकर एक बार, जय हो मैया की। थैंक यू।